हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो पहले क्वेश्चन जैसे आपका माइंड में आएगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो कुछ मटेरियल आपके दिमाग में आएंगे। कुछ मटेरियल इलास्टिक मटेरियल होते हैं जैसे कि स्प्रिंग, रबर, ये जो मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल है दोस्तों। ओके, और मटेरियल जैसे क्ले ले लेते हैं, ओके, तो वो क्या है, नॉन इलास्टिक मटेरियल है जिसे हम प्लास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे तो उसको रबर को हम इलास्टिक मटेरियल क्यों बोलते हैं और क्ले को हम नॉन इलास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स और व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों। तो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, तो पहले फिगर में मैंने एक बॉल लिया हुआ है, उस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्रेस कर रहा हूँ। तो इस बॉल को कॉम्प्रेस करने के लिए जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलता हूँ। अब आप बोलोगे सर उसको डिफॉर्मिंग फोर्स क्या बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो लेंथ, उसका डायमीटर, उसका शेप, उसका वॉल्यूम में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं। तो उसके डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये फोर्स को मैं ये बॉल को मैं कॉम्प्रेस करता हूं तो वो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। अब उससे ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स। अब आपको पता है जैसे मैं उसको जब तक दबाता हूं तब तक वो कॉम्प्रेस रहेगा, जैसे मैं उसको फोर्स रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी दोस्तों। तो क्यों आती है, क्योंकि जो बॉल है, जो मटेरियल है, उसके अंदर से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, एक रिएक्शन क्रिएट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जो बॉडी के अंदर से जो क्रिएट होता है, जो बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाता है, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और जो डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं, इलास्टिसिटी के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर में दो फिगर दिख रही है, दोनों ऊपर की फिगर इलास्टिसिटी की डिफाइन करता है और नीचे की फिगर प्लास्टिसिटी को डिफाइन करता है। आपको फिगर देख के समझ तो आ गया होगा कि इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है दोस्तों। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, पहली फिगर में एक बॉल को मैं कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसका कुछ डिफॉर्मेशन होता है, और आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स मैं फोर्स को रिमूव कर देता हूं तो आप देखिए ये जो बॉल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। तो किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी बॉडी पे आप उसके ऊपर डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करते हो और आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स इफ बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी, और उस मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और उससे ऑपोजिट दूसरी फिगर देखिए, उस फिगर में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट पे मैंने क्या किया, उस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन मैंने फोर्स रिमूव किया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आई, जो आपको दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, और ये मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं दोस्तों। तो प्लास्टिसिटी को डिफाइन करना है, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन एक्सटर्नल बॉडी सम डिफॉर्मेशन अकर इन द बॉडी, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स बॉडी डज नॉट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, डिफाइन एज अ प्लास्टिसिटी। आपको समझ में आ गया इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है दोस्तों। अब हम एक आगे क्या टॉपिक चले जाते हैं, वो है इलास्टिक लिमिट। दोस्तों हमें पता है हम एक किसी भी कंपोनेंट को खींचते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हैं फिर से वापस आ जाता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होगी दोस्तों। यहाँ पे स्प्रिंग में देखिए, स्प्रिंग को हम बहुत ज्यादा खींचेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उस एक लिमिट में आ जाएगा, तो उस लिमिट के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब आपको डिफाइन करना है व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, उस बॉडी पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आ सकती, एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो क्या होगा, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे
तो उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सर इलास्टिक लिमिट कितनी होती है? दोस्तों इलास्टिक लिमिट जो है हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। रबर की इलास्टिक लिमिट कम होती है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। स्प्रिंग को हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो अभी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ सकती है, यानी हर एक मटेरियल की इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अलग अलग होती है। अब मैं आपको एक कंफ्यूजेबल टॉपिक की ओर ले चलता हूँ जिसमें सबको एक कंफ्यूजन होता है, आपको भी पहले ये कंफ्यूजन होगा। ओके, क्या विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील और रबर में से कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा सर इसमें क्या है, रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी? नहीं दोस्तों, यहां पे आंसर आएगा स्टील। स्टील इज अ मोर इलास्टिक कंपेयर टू रबर। स्टील इज अ मोर इलास्टिक कंपेयर टू रबर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? दोस्तों हम किसी मटेरियल को इजीली खींच सकते हैं, उसका मीनिंग वो नहीं है वो ज्यादा इलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। किसी भी कंपोनेंट को मैक्सिमम फोर्स तक खींच सकते हैं और मैक्सिमम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं और फिर भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ सकता है, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे अब रबर है, रबर को मैं सब 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके सामने मैं स्टील जो है उसको 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा 1 mm 2 mm का, और फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ सकता है, यानी स्टील का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये साइड रबर का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। यानी मैं एक लाइन में आपको बोलूं तो रबर की इलास्टिक लिमिट क्या है, कम है, और स्टील की इलास्टिक लिमिट ज्यादा है। इसके लिए स्टील इज अ मोर इलास्टिक कंपेयर टू रबर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।